हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए हो। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने वर्क एंड एनर्जी का न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया हुआ था। आज हम उसी का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्या किसी ऑब्जेक्ट में बिना किसी फोर्स के डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या फिर क्या किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है जबकि उस पे लगने वाला फोर्स जीरो हो। डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर। सो आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम योर टीचर ऑल्सो, सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। अच्छा, जिसने जिसने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा हुआ है तो उसको पता होगा कि कोई भी बॉडी जो रेस्ट में रहती है वो रेस्ट में रहना प्रेफर करती है, और जो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में होती है वो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन में रहना पसंद करती है, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और आपने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स भी पढ़ा होगा। मान लीजिए ये एक कार है और ये यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अलोंग द स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे फोर्स नहीं लगने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगा हुआ है वो बैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब होता है कि अगर एक बॉडी पे 10 फोर्स लग रहे हैं और उनका रिजल्टेंट जो है वो जीरो है, तो आप बोलोगे कि बॉडी पे लगा हुआ नेट फोर्स जीरो है। और यहाँ भी क्वेश्चन में यही पूछा गया है। फिजिक्स की लैंग्वेज में एब्सेंस ऑफ फोर्स का मतलब होता है कि या तो फोर्स नहीं लग रहा है, या तो जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबका जो सम है वो क्या है, जीरो है। यानी कि बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body will remain in its state of rest or of uniform motion along a straight line unless acted upon by some external force. And we know that if balanced forces are acting on a body, then net force on a body is zero, and hence we can conclude that an object can have displacement if the net force acting on the object is zero. मतलब कि जो बॉडी है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, अगर इधर से 10 न्यूटन लग रहा है तो इधर से भी 10 न्यूटन लग रहा है, और नेट फोर्स जो है वो जीरो है और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुए जा रही है। तो ऐसा केस पॉसिबल है कि बॉडी पे फोर्स एब्सेंट हो या फिर नेट फोर्स जीरो हो और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड। एक इंसान है जो अपने सर पर घास का बंडल रखे हुए है, कितने मिनट तक, 30 मिनट तक, और वो थक जाता है। ये आपको गिवन स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, हैज ही डन सम वर्क और नॉट। उसने कोई कार्य किया है या नहीं किया है। जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर के लिए एक लॉजिकल सा रीजन दीजिए। तो मान लीजिए कि ये एक इंसान है, ठीक है, और इसने अपने सर पे घास का बोझा रखा हुआ है। तो इस घास के बोझे का कुछ मास होगा m, और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगेगा डाउनवर्ड। तो इस आदमी की बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड वो क्या होगा, F इज इक्वल टू एम जी। अब यहाँ दो केसेस पॉसिबल हैं। पहला, कि अगर वो रेस्ट पे हो, अगर आदमी एट रेस्ट हो, मतलब अपने सर पे बोझा रख के खड़ा हो, तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर हम दूसरे केस की बात करें, तो मान लो इसने अपने सर पे बोझा लाद लिया है और ये मूवमेंट करना शुरू करता है। अब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है। अब यहां जाने में इसने डिस्प्लेसमेंट डी किया है और फोर्स इस पे डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। और इस केस में वर्क डन जब आप निकालोगे तो क्या निकालोगे, एफ इंटू डी इंटू कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता है जीरो होती है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो वहां पर फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई वर्क नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक हीटर दिया हुआ है जिसकी रेटिंग 1500 वॉट्स है। इसका मतलब होता है जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पे रेटिंग लिखी होती है एक्स वॉट वाई वॉट, तो उसका मतलब होता है कि अगर आप इसको 1 घंटे चलाओगे तो ये इतनी पावर कंज्यूम करेगा। तो 1500 वॉट का मतलब क्या है कि अगर ये 1 घंटे चलेगा तो ये 1500 वॉट के बराबर पावर कंज्यूम कर लेगा।
अब आपको पावर का पता है, पावर इज इक्वल टू वर्क और एनर्जी बाई टी। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इंटू टाइम। अब 1500 वॉट है तो 1500 वॉट को आप क्या लिख सकते हो किलोवाट में, 1.5 किलोवाट। तो पावर क्या निकल के आई है, 1.5 किलोवाट। और कितने घंटे इसको चलना है, 10 आवर्स। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक अप्लायंस या फिर इलेक्ट्रिक हीटर इन 10 आवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1.5 किलोवाट इंटू 10 आवर्स। इट इज इक्वल टू 15 किलोवाट आवर्स। 15 किलोवाट आवर एनर्जी ये यूज करेगा अगर इसको हम 10 घंटे तक कंटिन्यू जलाएंगे। आइए सर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occurs when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? What happens to its energy eventually? Is it a violation of the law of conservation of energy? यहाँ पे आपसे कह रहा है कि अगर हम आपको एक पेंडुलम दे दें, पेंडुलम आप सभी जानते हो, इसमें एक बॉब होता है जो एक स्ट्रिंग से लटका होता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आप इसको फोर्स लगा के मूव कराते हो, फिर ये इधर मूव करेगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा और धीरे धीरे ये रेस्ट पे आ जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आप ये बताओ कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे होल्ड करता है और ये रुक जाता है इवेंचुअली। तो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन होता है? तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। अब यहां से इसको इस पॉइंट ए तक डिस्प्लेस किया गया। अब इस पॉइंट ए तक डिस्प्लेस करने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा और ये वर्क डन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी आइडल पोजीशन, बेस पोजीशन या फिर इनिशियल पोजीशन से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे है और एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिस्प्लेस्ड है। और जैसे ही आप इस पे से अपना एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, तेजी से अपनी इनिशियल पोजीशन की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा। यहां पे इसका यू क्या होगा, 0। और ये जैसे जैसे इधर आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। इनिशियल पोजीशन पे आने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0 और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम है मतलब जो भी इनके पास एनर्जी है वो सारी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। तो ये इनिशियल पोजीशन पे तो रुकेगा नहीं, फिर ये अपनी आइडियल सिचुएशन से आगे की तरफ जाना स्टार्ट करेगा और जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो ये अपनी बेस पोजीशन से दूर जा रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना शुरू होगी और यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा हर ऑसिलेशन में। लेकिन यहाँ पे बीच में एयर भी है तो एयर के रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी हर बार लॉस होगी और इसी वजह से इसकी जो मीन पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट है वो हर बार थोड़ी सी कम होती जाएगी, थोड़ी 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 थोड़ी, और लास्ट में ये पेंडुलम रुक जाएगा। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इसका कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। सबसे पहले जब ये मूव कर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिर वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और इस तरीके से पेंडुलम ऑसिलेट करते जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम एयर का जो रेजिस्टेंस है वो इसके मूवमेंट को अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी हर ऑसिलेशन में कंज्यूम हो रही है उस एयर रेजिस्टेंस को काउंटर करने में और इस वजह से सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है और एक टाइम पे सारी एनर्जी सिस्टम में खत्म हो जाएगी और वो सारी एनर्जी एयर रेजिस्टेंस को टैकल करने में यूज हो जाएगी और इस तरीके से हमारा पेंडुलम रुक जाएगा। तो यहाँ पे कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं है। आइए देखते हैं सर अगला क्वेश्चन। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। ओके, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है आराम से। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा सो दैट कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे आ जाए। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी अगर v मीटर पर सेकेंड है तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाए।
तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। W is equal to delta EK, that is work done is equal to change in kinetic energy, and this change in kinetic energy is equal to kinetic energy at final stage minus kinetic energy at initial stage। आपको बस यही कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें पहले से दी हुई हैं, मास mkg, इनिशियल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकालो इनिशियल स्टेज पे तो ई के आई क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ई के एफ, दैट इज हाफ एम इंटू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? वर्क डन के बराबर। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया कितना है? फाइनल में जीरो है माइनस इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर। तो वर्क डन कितना हो गया? माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, उसको रोकने के लिए। आइए देखते हैं सर अगला क्वेश्चन। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। सेम क्वेश्चन है, वहां पे मास m दिया था, यहाँ पे मास की वैल्यू दे दिया है 1500 kg, वहां पे वेलोसिटी v दिया था, यहाँ पे वेलोसिटी 16 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 16 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम गिवन नंबर को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका प्रोसेस मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, तो अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है तो आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं। यहां से आपको मिलेगा 3, यहां से आपको मिलेगा 10, और ये निकल के आएगा 50/3। अब यहाँ पे वर्क कितना करना है बस ये पूछा है, पॉजिटिव निगेटिव साइन से मतलब नहीं है। तो अभी लास्ट लेक्चर में आपने क्या निकाला है? W इज इक्वल टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर हमें साइन से मतलब नहीं है, सिर्फ बताना है वर्क डन कितना करना है, किस डायरेक्शन में करना है, वो पॉजिटिव निगेटिव बताता है। वर्क डन का अमाउंट कितना होगा वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, W इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा ई के से, मतलब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मॉड के बाहर हर चीज पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो W क्या आ गया? हाफ एम वी स्क्वायर। आपको सिर्फ बताना है कि वर्क डन का अमाउंट क्या है, कितने जूल वर्क लगेगा। अब वो पॉजिटिव में लगेगा कि निगेटिव में लगेगा वो अलग बात है, वो हमसे नहीं पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपको m पता है, v पता है, w के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। इस फॉर्मूले में इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड v इन इक्वेशन 1 वी गेट w इज इक्वल टू हाफ m की वैल्यू 1500, v स्क्वायर की वैल्यू 50/3 का स्क्वायर। यहां से वैल्यू निकल के आई 1/2 इंटू 1500 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 9। अब आप इसको अगर डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो यहां से आएगा ये 750, और यहां से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 250, और यहां पे आ जाएगा 3। 2500 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 250, और इसकी जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 208,333.3 जूल। ये है रिक्वायर्ड वर्क डन। एक कार जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है और जिसका मास 1500 केजी है, उसको रोकने में इतना वर्क डन लगेगा। आते हैं सर अपने अगले सवाल पे। यहाँ पे आपको 3 केसेस दिए हैं, बताना है कि वर्क डन का स्टेट क्या होगा, पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है और फोर्स वर्टिकल लग रहा है, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0, और वर्क डन क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा, और जब cos 90 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। सेकेंड केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। थर्ड केस में फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलली अपोजिट है, तो यहाँ पे जो थीटा है वो 180 डिग्री रहेगा, और इसकी वजह से जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा? निगेटिव। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। सोनी सेज दैट एक्सीलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। डू यू एग्री विथ हर एंड व्हाई? Yes, we completely agree with Sony. There can be a case where acceleration in an object is zero
व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। कौन सा केस होगा ये? मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इस पे एक फोर्स इधर से लग रहा है F न्यूटन का, एक फोर्स सिमिलरली इधर से लग रहा है F न्यूटन, एक इधर से लग रहा है F, एक इधर से लग रहा है F, एक इधर से लग रहा है F, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है F डैश, एक इधर से लग रहा है F डैश। और ये सारे कुछ इस तरीके से लग रहे हैं कि नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। और जब बॉडी पे कोई नेट फोर्स लग ही नहीं रहा है तो एक्सीलरेशन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यही है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F प्रोपोर्शनल टू A। तो जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सीलरेशन होने का सवाल ही नहीं उठता। और ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी पे ढेर सारे फोर्स लग रहे हो बट उनका रिजल्टेंट जो हो वो जीरो हो, और जब नेट फोर्स कुछ नहीं है तो एक्सीलरेशन होने का सवाल ही नहीं उठता। चलिए सर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वॉट ईच। तो यहां टाइम दे दिया गया है आपको 10 आवर्स तक हमें ये डिवाइसेस चलानी है, या फिर 10 आवर्स तक ये डिवाइसेस चली हैं, और नंबर ऑफ डिवाइसेस कितनी है? 4, और सबकी पावर कितनी है? P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4। इन सबको हम एक कॉमन नाम दे दे रहे हैं P, और P बराबर है 500 वॉट के, यानी कि हर डिवाइस की पावर 500 वॉट है। तो अगर ये चारों डिवाइस एक साथ चल रही हैं तो इनकी टोटल पावर क्या आएगी? P नेट 4 इंटू 500 वॉट। समझिए इसको, एक डिवाइस है जो 500 वॉट की है, वो एक घंटे में 500 वॉट पावर कंज्यूम कर रही है। इसी तरीके की अगर 4 डिवाइसेस है तो वो एक घंटे में कितना पावर कंज्यूम करेंगी? 2000 वॉट। और 2000 वॉट को हम लिख सकते हैं 2 किलो वॉट। मतलब अगर ये चारों डिवाइसेस एक साथ एक घंटे तक यूज होती हैं तो इनका नेट पावर कंजम्पशन 2 किलो वॉट पर आवर होगा। और यहाँ पे दिया गया है कि इनको 10 आवर्स तक यूज किया जाता है, तो ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगी? तो ई क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा पी नेट, मतलब चारों डिवाइसेस की नेट पावर कंजम्पशन इंटू टाइम। ये हो जाएगा 2 किलोवाट इंटू 10 आवर्स। यहां से आपको निकल के आएगा 20 किलोवाट आवर। ये आ गई आपकी एनर्जी। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगा अगर हम चारों डिवाइसेस को 10 घंटे तक यूज करेंगे, जिसमें से हर डिवाइस की पावर 500 वॉट है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल कर रहा है, मान लो ये एक सरफेस है हाइट पे और ये ग्राउंड सरफेस है। यहां से एक ऑब्जेक्ट को हमने फ्री फॉल कराया है जिसका कि मास क्या है? m है, और इनिशियल वेलोसिटी u है क्योंकि फ्री फॉल कर रहा है। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू mg के बराबर। तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh, जहां पे h क्या है? ग्राउंड सरफेस से इसकी हाइट है। और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। लेकिन जैसे जैसे ये डाउनवर्ड आएगा तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, और जैसे जैसे हाइट डिक्रीज होगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। और जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है इस पार्टिकल की वो इंक्रीज होगी। अब ये जो बॉडी है या पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, और काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी मैक्सिमम। मतलब जो भी सिस्टम की सारी एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो जाएगी। और जैसे ही ये ग्राउंड से टकराएगा तो यहाँ पे 2-3 केसेस पॉसिबल हैं। पहला, या तो अगर बॉडी बहुत ही इलास्टिक होगी तो ये दोबारा ऊपर जाएगी, पर इसकी हाइट पिछली बार से कम होगी क्योंकि कुछ एनर्जी ग्राउंड से टकराते टाइम कंज्यूम हो गई है साउंड के फॉर्म में, और इलास्टिसिटी को बैलेंस करने में कंज्यूम हो गई। दूसरा केस वो बाहर का केस है, वो अभी आपके काम का नहीं है। अब अगर दूसरे केस की बात करें तो क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट बहुत मजबूत है और आपका फ्लोर जो है वो थोड़ा सा कमजोर है, तो ये फ्लोर को या ग्राउंड को डीफॉर्म कर देगा और साथ में
ढेर सारी नॉइस आएगी, साउंड एनर्जी आएगी। मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा ग्राउंड को डीफॉर्म करने में और साउंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। और अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कमजोर है, ग्राउंड मजबूत है, तो आपका ऑब्जेक्ट खुद डिफॉर्म हो जाएगा और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इन शॉर्ट क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो साउंड एनर्जी एंड डिफॉर्मेशन में यूटिलाइज हो जाएगी। अब डिफॉर्मेशन किसका होगा, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का मटेरियल क्या है, ग्राउंड का मटेरियल क्या है, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट आपके लिए जानने वाली बात क्या है इस स्टैंडर्ड पे, कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहीं गायब नहीं हो रही है, वो साउंड एनर्जी के फॉर्म में और डिफॉर्मेशन की वजह से कंज्यूम हो जा रही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अभी भी होल्ड कर रहा है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर से हम साउंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए। अगर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।